दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं चुनाव की प्रक्रिया में, चुनाव के प्रचार में किसी भी व्यक्ति, किसी भी पदाधिकारी, किसी भी नागरिक के बारे में किसी भी तरह के अपशब्द को अनुचित मानता हूँ। बिल्कुल कोई औचित्य नहीं है। हमारा देश अगर लोकतांत्रिक मुल्क है तो लोकतांत्रिक विमर्श भी होना चाहिए, लोकतांत्रिक भाषा भी होनी चाहिए। अब ये जो शब्द घूम रहा है इस समय राजस्थान के चुनाव प्रचार के दरमियान, जो उभर कर आया है, सोशल मीडिया का शब्द है। सोशल मीडिया पर और लोक जीवन में अनेक शब्द हैं। जैसे पहले लोक जीवन में शब्द होते थे, वैसे ही आजकल सोशल मीडिया पर शब्द हैं, और ये कई तो बेहद उटपटांग हैं। मैं तो स्वयं नहीं जानता था कि पनौती शब्द का क्या मतलब है। लेकिन मैंने जब देखा, खोजा, तो पता चला अब पनौती शब्द जो है इतना ज़्यादा विवाद और चर्चा का विषय बन गया है कि गहलोत सरकार के 5 साल के जो कुछ वेलफेयर के बड़े काम थे, जिन पर पूरा चुनाव में काफ़ी जिसका प्रचार किया जा रहा था और जिसको जनता में भी, जिसको काफ़ी एक्सेप्ट किया जा रहा था, मंजूर किया जा रहा था कि वाकई सरकार ने अनेक क्षेत्रों में ऐसे काम किए हैं जो पहले ऐसा कम होता था। भारतीय जनता पार्टी भी इसके पहले यही कह रही थी कि गहलोत ने जितना किया है हम उससे और आगे करेंगे। यानी गहलोत सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, अब कितना इम्प्लीमेंट हुआ कितना नहीं, लेकिन उन्होंने वेलफेयर स्कीम्स की झड़ी लगा दी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी सरकार की विफलताएं भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि विफलताएं नहीं रही हैं, लेकिन जो उनकी कामयाबियां रही हैं, जो उनकी स्कीम्स कुछ रही हैं, वो चर्चा का विषय थी। लेकिन हमारा ये कहना है कि आज राजस्थान में पनौती शब्द इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि वेलफेयर के जितने काम हैं गहलोत सरकार के, वो सारे पीछे दब गए। जबकि अभी पनौती शब्द के उभरने से पहले उन्हीं की चर्चा ज़्यादा थी। आप देखिए, अखबारों को उठाकर देख लीजिए, टेलीविज़न को मत देखिए, टेलीविज़न में तो कुछ आता ही नहीं है। टेलीविज़न में सिर्फ एक ही बाजा बजता रहता है। आप जानते हैं किसका बाजा बजता है, मुझे कहना नहीं है। लेकिन अखबारों में मैं जब भी देखता था, चाहे वो अखबार राजस्थान के हों चाहे दिल्ली के हों, जो भी कवरेज होता था राजस्थान के इलेक्शन का, वो हमेशा उसमें स्कीम्स की चर्चा ज़रूर होती थी। अब स्कीम्स की चर्चा गायब है। तो पनौती शब्द, मैंने अभी तक इस शब्द का उच्चारण नहीं किया था अपने किसी भी वीडियो में। आज लेकिन मैं मजबूर हो गया हूं। क्यों मजबूर हो गया हूं? कि इसी पनौती शब्द के कारण भारत के निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। अच्छा, प्रियंका गांधी के खिलाफ भी नोटिस जारी हुआ है किसी कॉन्टेक्स्ट में। इसके पहले के चुनाव में भी हमने देखा है कि कर्नाटक हो या अन्य चुनाव हो, हमेशा विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जो निर्वाचन आयोग नोटिस जारी करता है। तो आखिर ये नोटिस जो जारी हुआ है, आपको अच्छी तरह याद होगा कि ये जो शब्द आया है, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं इस तरह के शब्दों के बहुत पक्षधर मैं नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। क्योंकि या तो उसको मजाक में लिया जाए, तो दोनों तरफ से उस तरह का माहौल हो, दोनों तरफ से उस तरह का दिल और जीव, एक 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 क्या बोलते हैं, एक तरह की मानसिकता हो। लेकिन अगर आप नहीं ले रहे हैं और एक तरफा केवल वार किया जा रहा है और दूसरी तरफ आप बिल्कुल उस पर हमला कर रहे हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि ये न्यायप्रिय व्यवस्था है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक न्यूट्रल एम्पायर की तरह है हमारे संविधान में। आर्टिकल 324 को अगर आप पढ़िए, उसके 4-5 प्रावधान अगर हैं जो, उनको आप ठीक से पढ़िए, तो आपको लगता है कि इसकी जो परिकल्पना हमारे संविधान वेत्ताओं ने की थी, संविधान सभा ने की थी, वो एक न्यूट्रल एम्पायर के तौर पे की थी। लेकिन क्या आज की तारीख में, पिछले 7-8 सालों से क्या निर्वाचन आयोग ऐसा कर रहा है? मैं समझता हूं कि निर्वाचन आयोग ने जिस तरह इस शब्द को इतना तूल देकर और ज़्यादा माहौल को इस पनौतीमय बना दिया है, ये ठीक नहीं है। अरे भाई, आप इस पर एक तरफा कैसे कर सकते हैं? दूसरी तरफ से भी कहा गया है, इस शब्द का उच्चारण दूसरे लोगों ने भी किया है। अब मैं वेबसाइटों को और ट्विटर को और इस तरह के तमाम फेसबुक पर की गई कमेंट्री को, इसको मैं बहुत तवज्जो नहीं देता। मेरा ये कहना है कि बड़े राजनेताओं के मुख से जो बातें निकली हैं वो तो और भी भयानक हैं। फांसी वाली बात निकली कि बटन दबाओ फांसी लगे,
और भी बातें निकली, और तमाम तरह के नेताओं ने क्या क्या नहीं इलेक्शंस में कहा है, पिछले इलेक्शंस में भी और आज के इलेक्शन में भी। इसके अलावा मूर्खों के सरदार से लेकर न जाने गद्दार, निकम्मा आदि शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। इसके पहले हम सब जानते हैं कितने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल देश के टॉप पदों पर बैठे हुए लोगों ने किया है, लेकिन कोई नोटिस नहीं जारी हुआ। तो निर्वाचन आयोग जो है आखिर भारतीय जनता पार्टी का नहीं है और न कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी जब शासन में थी तो उसका भी नहीं था, आज वो भारतीय जनता पार्टी का शासन है, आज उसका भी नहीं है। ये भारतीय राष्ट्र राज्य का, हमारी भारतीय जो सरकार है, जो व्यवस्था हमारी है, ये उसका निर्वाचन आयोग है, स्टेट का है। ये एक संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 324 के तहत बनी संस्था है। जो लोग इसमें बैठे हैं उनको गर्व होना चाहिए कि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। लेकिन आश्चर्यजनक है कि अनेक संवैधानिक संस्थाओं में शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की तरह भारत के निर्वाचन आयोग में बैठे जो लोग हैं, वह भी संविधान की महान जो विरासत है, जो इसका गौरवशाली इतिहास है, इसको बनाने वालों की जो संबद्धता इससे है, और जिस तरह आज़ादी की लड़ाई के बीच से उभरा ये संविधान है, मैं समझता हूं कि उसके मूल्यों और आदर्शों की वे अवहेलना कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। ये वो नहीं जानते कि कितना बड़ा दायित्व उनका है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस डेमोक्रेसी को बचाए रखने की। और आज अगर एक तरफा वो फैसले कर रहे हैं, नोटिस सिर्फ एक पक्ष को दे रहे हैं, वो नोटिसें दें, वो कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता अगर कोई शब्द का दुरुपयोग कर रहे हैं, अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। लेकिन आप देखिए, मेरे पास अनेक लिस्ट है, मैं लिस्ट पढ़ के आपका समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं तथ्य रखना चाहता हूं केवल कि तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक, इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने धर्म के नाम पर जितनी सारी भाषणबाजी की है, उसका रिकॉर्ड क्या इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट में 3 बातों को तवज्जो दी गई है सबसे ज्यादा। धार्मिक वैमनस्य नहीं फैलाया जा सकता है चुनाव के दरमियान, जाति विद्वेष नहीं पैदा किया जा सकता है चुनाव के दरमियान, और भाषाई आधार पर आप जो है विभेद नहीं पैदा कर सकते चुनाव के दौरान। लेकिन आप देखिए कि रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। आपके पास अगर रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास ऑब्जर्वर नहीं है, तो आप प्लीज अंग्रेजी के अखबारों को में जाइए और उनमें देखिए कि क्या क्या छपा है। आप भाषाई अखबारों में भी देखिए क्या क्या छपा है। लेकिन हमें आज तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि धार्मिक आधार पर सांप्रदायिक जो विद्वेष पैदा करने वाले भाषणबाजियां हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, उन पर कोई कड़ी कार्रवाई या कड़ा कोई एक डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने लिया है। तो अगर नहीं लिया है तो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ नोटिसों का अंबार क्यों? एक सवाल तो उठता है। मुझे लगता है कि आर्टिकल 324 हो या उसके बाद की आर्टिकल्स हों, उसकी जो भावना है, उसके जो मूल्य हैं, उसका आदर किया जाना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन को भारत सरकार की कमेटी की तरह नहीं काम करना चाहिए, उसको न्यूट्रल एम्पायर बनना चाहिए। और ये काम अगर नहीं होता है तो भारत की डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा काम किया था और उसने प्रपोज किया था कि भारत के जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनकी जो नियुक्तियां हैं, वो कमेटी एक ऐसी करे जिसमें माननीय प्रधानमंत्री हों देश के, विपक्ष के नेता हों और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों। ये 3 लोगों की कमेटी रिकमेंड करे और तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करें कि भाई ये आम सहमति है या मेजॉरिटी है, जो भी हो, जिस प्रक्रिया से भी वो तय हुआ हो नाम कमिश्नर्स का, और फिर इलेक्शन कमीशन का गठन हो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि भारत सरकार ने जो दूसरा प्रपोजल दे करके और इसको डिसोन किया है, वो ये है कि नहीं साहब, प्रधानमंत्री रहेंगे और सरकार का ही एक कैबिनेट मंत्री होगा और एक विपक्ष का सदस्य होगा। तो अगर लीडर ऑफ अपोजिशन, तो ऐसी स्थिति में तो जो सरकार चाहेगी वही इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। ये बड़ा खतरा है। और मौजूदा इलेक्शन कमीशन जो है वो जाहिर है सरकारी संरचना में जो लोग ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, उन्हीं लोगों द्वारा नियुक्त किया गया है। पहले भी नियुक्त किया जाता था, लेकिन पहले एक जवाबदेही थी, जिम्मेदारी थी उन लोगों की। थोड़ी गलतियां और भी लोग करते थे, सब लोग टीएन शेषन की तरह या अन्य लोगों की तरह नहीं थे, लेकिन
टी एन शेषन ने भी गलतियां की थी, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल 100% सही थे, उनमें भी कमियां थी, लेकिन कंपैरेटिवली उन्होंने भारत की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया। आप देखिए वाई एस कुरैशी के दौरान बहुत बड़े काम हुए, अद्भुत काम वाई एस कुरैशी ने किए, लेकिन उनका जिक्र कम आता है। तो मेरा यह कहना है कि आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी डेमोक्रेसी के लिए सचमुच एक गहरे संकट का विषय न बने, गहरे संकट का एक कथानक न पेश करे। इसके लिए जरूरी है कि जो वो नोटिसेज जारी करता है विपक्ष के लिए, केवल विपक्ष के लिए, वो प्रवृत्ति को कम से कम रोके। शब्दों के उपयोग या दुरुपयोग को लेकर जो बात है, उस पर एक बात मुझे कहनी है। मुझे लगता है कि अगर सरकारी पक्ष से अनर्गल प्रलाप किया जाता है तो कई बार विपक्ष के लोग भी अभिशप्त हो जाते हैं कि वो भी उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। आमतौर पे विपक्ष के लोगों को इससे बचना चाहिए, लेकिन विपक्ष पर भी जनता का दबाव होता है कि वो तो इतनी कड़ी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सत्ता में रहते हुए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इतनी मीठी मीठी बात क्यों बोल रहे हैं? आपकी बात का नौजवानों पर असर नहीं पड़ रहा है। क्योंकि समाज के अंदर नेताओं ने जो भाषणबाजी की है अजीब अजीब तरह से, शब्दों का दुरुपयोग और शब्दों का उपयोग जिस तरह से किया है, उससे लोगों में इस तरह की भाषा का चलन बढ़ गया है, वे इसी तरह की भाषा के आदी बन गए हैं। तो मुझे लगता है विपक्ष के नेता कई बार जनता के दबाव में आकर भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। उनको अपने मुद्दों पर टिके रहना चाहिए, और उन मुद्दों में ताकत है, भाषा में शब्दों से ज्यादा ताकत है मुद्दों में। तो ये मैं आज कहना चाहता था दोस्तों। हो सकता है आपको मेरा कार्यक्रम जो है पसंद आए, हो सकता है कि आप कोई सजेशन देना चाहें। दोनों स्थितियों में आपका स्वागत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।